बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी। नाज़रीन, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दौरे का सभी इस पर नजरें रखे हुए थे, इंतजार भी था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता रोज़ रवाना हो चुके हैं दौरा चीन के लिए और ये 13 से 15 तक होगा दौरा। इसमें मुमकिना तौर पे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। ईरान जंग के हवाले से भी बुनियादी तौर पे ये जो ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान, जो एक दूसरे पे सैंक्शंस लगाई गई हैं, जो ट्रेड को बहाल करना है, रेयर अर्थ मिनरल्स है और जो एक ताउन है अमेरिका और चाइना का, एक तनाव की सूरत हाल है, उस बर्फ को पिघलाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ख्वाहिशमंद थे इस दौरे के। बिल्कुल जी, और ये दौरा मुतवक्की था और अब ये दौरा होने जा रहा है। लेकिन इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू है वो बड़ी मानीखेज है। वो कहते हैं कि जी चीन से रवानगी से कबल वाशिंगटन में जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो अमेरिकी सदर ने ये कहा कि चीनी सदर के साथ ईरान जंग के बारे में तवील बात करेंगे, ताहम वो नहीं समझते कि ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत है। तो अगर उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है तो फिर वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर उनके साथ तमाम मामलात पर बातचीत होने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कोई गुफ्तगू होनी चाहिए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का मुतनाज़ बयानात देने का रुझान है या उनकी दिलचस्पी है, वो लगता है सिर्फ इसी में है, इसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं है। एक तरफ आप चाइना का दौरा कर रहे हैं, चीनी सदर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उनको जंग के अंदर उनकी ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल, जबकि आलमी मुबस्सरीन ये तबसरे कर रहे हैं कि एक शिकस्त खुर्दा अमरीकी सदर के तौर पे, और ऐसा पहली बार हो रहा है 50 साल अमरीकी तारीख में कि वो एक शिकस्त खुर्दा अमरीकी सदर के तौर पे चाइना का दौरा कर रहे हैं, तो उनका मोराल कितना डाउन हो सकता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप को इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद साख्ता तौर पे इस जंग के फाते खुद को करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी उनका पड़ाव मुमकिन है। ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और एक बार फिर से जब सहाफ़ियों से उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की है जाते हुए, तो अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और वज़ीर आज़म की काविशों को भी सराहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को जोहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस दौरे के मुहर्रकात और आलमी मंजरनामे में इसकी टाइमिंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें ज़ेर गौर लाई जा सकती हैं, इस पर बात करेंगे। आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे अनमोल उर्फ पिंकी का, जो कि बगैर हथकड़ी अदालत में पेश हुई और IG सिंध की तरफ से नोटिस तो लिया गया है, 3 अफसर भी मुअत्तल किए गए हैं, लेकिन मनशियात फरोश पिंकी पर अरबों रुपए की कोकेन पाकिस्तान भर में भेजने का इल्ज़ाम बताया जा रहा है और अब तक इसके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा सका। अब जबकि इसे गिरफ्तार किया गया है, क्या कई इबरतनाक सजा का सामना होगा या एक बार फिर से ये रफू चक्कर हो जाएगी, बच निकलेगी कानून की शिकंजे से। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। उसके बाद बात होगी, ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप ने दोबारा इंदिया दे दिया, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी पर गौर करेंगे। ईरान का भी इंतबाह, और ईरान भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। दोनों जानिब से एक बार फिर से बयानात की बौछार, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, इसका जायजा लेंगे और फिर बात होगी ज़मीन जायदादों की, जिनका 500 साल पुराना निज़ाम तब्दील किया गया है। पंजाब में ग्रीन सर्टिफिकेट नाफिज होगा। 30 जून 2026 से पंजाब में पटवारी कल्चर ख़त्म हो जाएगा और 1 जुलाई 2026 से रजिस्ट्री फ़र्द की जगह ग्रीन सर्टिफिकेट नाफिज होगा। इससे कितनी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात होगी, नए माओं की बेख्वाबी सिर्फ थकन नहीं बल्कि खामोश जहनी और जिस्मानी जिदोजहद है। मोमोसोमनिया वो कैफियत है जहां माँ अपनी नींद कुर्बान करके बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखती है लेकिन ख़ुद को भूल जाती है। इस पर भी हम माहिरीन की राय लेंगे कि माँ के लिए नींद पूरी करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से माँ को सपोर्ट दी जा सकती है। जी हाँ, बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी है खेल के मैदान से। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, अपनी सरजमीन पर पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा दिया है। बांग्लादेशी टीम ने तारीख रकम करने के साथ पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट फतूहात की हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली है। 15 बार आमना सामना हुआ दोनों टीमों का। अब से पहले 12 बार पाकिस्तान जीत चुका था और अब 3 बार बांग्लादेश के हिस्से में जीत ठहरी है। और इस मैच के असरात क्या होंगे और इसके बाद क्या पाकिस्तान कमबैक कर पड़ेगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं, जो हमारी टॉप स्टोरी है वो है ये ड्रग लॉर्ड के तौर पे एक किरदार सामने आता है, एक खातून जो कि
बहुत से कराची के पाकिस्तान के तलबा को अपनी ड्रग सप्लाई करती थी और 2017 से लगभग लेकर अब तक ये अपनी प्रोडक्शन कर रही थी, यानी कि ये कोकेन उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ और मुख्तलिफ दर्जात के साथ ये उसे ख़ुद मुख्तलिफ केमिकल्स के इश्तराक से बनाती थी, तैयार करती थी और उसे उस जहर को पाकिस्तानियों के जिस्मों के अंदर उंडेलती थी। लेकिन आज तक ये पकड़ से बाहर रही और जो उसकी ऑडियो आई है वो बहुत ही हैरानकुन और भयानक किस्म के उसमें इंकशाफात हैं। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कोकेन मेकर है अनमोल उर्फ पिंकी, जब उसे पकड़ा गया है, कराची से गिरफ्तार किया गया है, तो मुलजिमा तलबा और अहम शख्सियात को मनशियात सप्लाई करती थी। लेकिन इतने अरसे तक ये इस तरह से पुलिस के हाथ से दूर कैसे रही है या उनके हाथ क्यों नहीं लग पाई है, और ये इतना बड़ा नेटवर्क चलाने वाली खातून जब पकड़ी भी जाती है, गिरफ्तार की जाती है, तो फिर उसे ना तो हथकड़ी लगाई जाती है बल्कि उसके साथ एक प्रोटोकॉल उसे दिया जाता है, प्रोटोकॉल के साथ वो वहां पर लाई जाती है पेशी के लिए। तो ये जो तमाम मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिम भट्टी फेक न्यूज़ कराची से, उन्हें वेलकम टू शो कहेंगे। मुस्तफ़ा बलोच तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिम भट्टी से हम जानेंगे। आसिम भट्टी, आप बताइएगा, जब गिरफ्तारी हुई, पहले तो इतना अरसे तक पता ही नहीं चल सका इस खातून का और ना ही गिरफ्तारी की गई है, अब ऐसा क्या मामला हुआ कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और फिर गिरफ्तारी अमल में लाए जाने के बावजूद हम देख रहे थे कि प्रोटोकॉल उस खातून का और जिस ठाट बाट से वो वहां पर पेशी के लिए आई है, लगता नहीं था कि वो कोई मुजरिम है, लगता नहीं था कि वो पूरी इंसानियत की कातिल है, बल्कि लगता यूं था कि किसी बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वहां पर लाया जा रहा है इतने प्रोटोकॉल के अंदर। देखें, गुज़िश्ता कुछ अरसे से सिंध हुकूमत की जानिब से मंशियात फरोख्तों के खिलाफ और ख़ासतौर पर जो इस तरह नेटवर्क हैं जो कि पोश इलाकों में और महंगे तरीन मौलिक जो नशा फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की गई। तो ये भी उसी की एक कड़ी है, वो तसलसल है कि इसको हिरासत में पहले लिया गया एक वफाकी सिविल असास इदारे की मदद से, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसे तहकीकात हुई और तहकीकात के बाद फिर इसे इसके दो मजीद है जो मुकदमा के खिलाफ दर्ज किए गए गार्डन थाने में, और फिर इसको गुज़िश्ता रोज अदालत में पेश किया गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो कानून है वो भी ये कहता है कि जो खवातीन हैं उनकी गिरफ्तारी के दौरान जब उनको अदालत में पेश किया जाए तो उसको हथकड़ी ना लगाई जाए, ये बाकायदा कानून है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो हमने देखने में आया कि उसका एक प्रोत्साहना अंदाज, उसने पूरा मुंह चढ़ाती हुई पूरे सिस्टम को गई, उसको ना उसको ढांपा गया, ना उसको पकड़ा गया, उसको अदालत में पेश किया गया। तो ये तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अब इसकी जो हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो तहकीकाती इदारों ने जो तहकीकात की है, इसके मोबाइल में से कोई लगभग 2500 के करीब सिर्फ वो नौजवान हैं जिनको ये बाकायदा तौर पे जो ड्रग्स जो है वो सप्लाई करती थी, और 800 के करीब वो अफराद हैं, 62 अफराद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कि इससे बराह रास्त राब्ते में थे। और ये सिर्फ कराची नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, मुल्तान, अच्छा, पूरा एक नेटवर्क था। हमें आसिम भट्टी, जो आप भी बता रहे हैं, एक चार्ट भी हमने देखा है जिसके अंदर बहुत सी खातीन भी हैं और मर्द भी हैं जो कि ये सप्लाई करने में और डिलीवरी बॉयज़ या डिलीवरी गर्ल्स के तौर पे ताकि महफूज तरीके से हो, बच्चों के स्कूल बैग्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो तरीक़ाकार क्या था? ये सारा नेटवर्क पकड़ा जा चुका है या कुछ उसमें से अभी फ़रार हैं? और ये ख़ुद कितने अरसे से लाहौर से ऑपरेट कर रही थी, जिसने आपने बताया कि पिछले कुछ अरसे में क्रैकडाउन तेज़ किया गया है कराची में, सिंध में? देखें, ये कुछ अरसे से लाहौर में नहीं, ये मुसलसल जो तहकीकाती ज़राए हैं उनके मुताबिक ये ट्रैवल करती रहती थी, इसने मुख्तलिफ जगह पॉइंट्स बनाए हुए थे। और अपने लोग आपकी तरफ हम वापस आते हैं, आपसे मजीद भी डिटेल जानेंगे। हमारे सफ़ा बलोच तर्जुमान सिंध हुकूमत भी मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे मुस्तफ़ा साहब आपको। और मुस्तफ़ा साहब, जो ये वाक़या कल पेश आया, जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पिंकी की, बड़े प्रोटोकॉल के साथ शाहाना अंदाज में उसे वहाँ पर लाया गया है, और उसके अंदाज से लगता नहीं है कि वो किसी भी तौर पर शर्मिंदा है, ना ही उसका फेस कवर किया गया, उसे जिस तरह से लाया गया है। एक तो पहले इस पर नोटिस होना चाहिए था, और लगता है कि नोटिस भी हुआ, और जिस तरह से उसकी जो ऑडियो लीक हो रही है उसमें वो जिस तरह इदारों का मजाक उड़ा रही है, लगता है कि किसी की शय पर या उसके पीछे के बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ भी हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के बच्चों को भी प्रोवाइड करती रही, बड़े बड़े इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को भी प्रोवाइड करती रही। तो इसका मतलब तो ये है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून है, जिस तरह से उसने मैसेज भी दिया, जिस तरह से उसकी ऑडियो के अंदर वो जिस तरह इदारों के हवाले से बातें कर रही है। देखिए, वो जितनी भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल समझ रही हो खुद को, लेकिन कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं है कोई। और जिस तरह आपने देखा कि उसको गिरफ्तार भी सिंध पुलिस नहीं किया,
और क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस है इस मामले में, और हमने ये एक पॉलिसी रखी है कि चाहे कोई भी हो, जितना भी बड़ा गैंग हो, जितना भी बड़ा कोई ड्रग डीलर हो, ड्रग पेडलर हो, उसको जो है वो सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस जो है बिल्कुल भी जो है वो उनको नहीं छोड़ेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी मजीद भी और जो है ऐसे जो रैकेट्स हैं उनको भी जो है हम पकड़ेंगे और मंजर आम पे लेके आएंगे। बाकी जहाँ तक रही बात कि कोर्ट में किस तरह पेश हुई है, देखिए कोर्ट के कुछ अपने डेकोरम्स होते हैं वहाँ पे। अगर ये मामला हुआ है इस पे, जैसे आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब ने अपनी भी इंक्वायरी के लिए जो है वो आईजी साहब को भी कहा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी सामने आएगी। लेकिन नेवरदलेस ये एक बड़ी कामयाबी है सिंध पुलिस की कि इस तरह के इन्फ्लुएंशियल जो एक ड्रग पेडलर थी उसको जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और ये जाहिर करता है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, अभी तक सिर्फ पिंकी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जो पूरा इसका एक नेटवर्क था, जो एक पूरा चार्ट पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी ख़ातीन, बहुत से मर्द हजरात जो कि डिलीवरियां यकीनी बनाते थे, उस तमाम नेटवर्क को गिरफ्तार किया जा चुका है या अभी सिर्फ पिंकी की गिरफ्तारी? दूसरा ये चीज़ ये कि जो केमिकल जिस बल्क क्वांटिटी में इसके पास से मौजूद है या बरामद हुआ है, उसका इस तक पहुंचना भी तो एक सवालिया निशान है। तो जो इसके अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा करता रहा, क्या उन्हें भी कटहरे में लाया जाएगा ताकि आइंदा किसी के लिए टेस्ट केस हो? डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे थे, जो सप्लायर्स थे, जो मैं समझता हूँ कि एंड कंज्यूमर्स तक वी विल गो एवरीवेयर, और इसमें ज़ाहिर है अगर हमने इस रैकेट को ख़त्म करना है तो हम जड़ तक जाएंगे और इसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो शहर से जो है ना वो क्लियर कर देंगे कि मैं समझता हूँ पूरे सूबे में जो है ना इस पर कार्रवाई हो रही है। हर शहर में जो है वो उसके खिलाफ आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो इट विल बी वेरी सून कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो मंशियात के हवाले से बिल्कुल भी कोई आपको ऐसा कोई रैकेट हम उम्मीद करते हैं मुस्तफ़ा साहब कि कि जो आप यकीन दहानी करा रहे हैं ऐसा ही हो, क्योंकि एक तवील अरसे से 2-2.5 से ज़ायद अरसे से ये ऑपरेट कर रही थी बहरहाल इसी शहर में, इसी सूबे में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं आसिम भट्टी साहब, आप बताइएगा कि कितने अरसे से ऑपरेट कर रही थी, किस तरह से इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाने में कामयाब रही, और अब जबकि गिरफ्तार हो चुकी है क्या क्या इसकी फ़ोन बुक भी यकीनी तौर पर सामने आई हुई, इसका मोबाइल फ़ोन भी ट्रेस हो चुका होगा, कहाँ कहाँ सप्लाई करती थी ये? देखिए ये तकरीबन कोई गुज़िश्ता 8 साल से इसने ये जो प्रॉपर इसको मॉडिफाई करके इसको केमिकल इसके मुख्तलिफ केमिकल से बनाती थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाना शुरू किया। और सिर्फ कराची नहीं, मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ शहरों में इसके नेटवर्क थे। जो तहकीकाती ज़राए उनके मुताबिक ये 15 के करीब इसने बंगले ले रखे थे जहाँ पर जो है वो ये इस किस्म की पार्टीज और वहाँ से आगे ये चीज़ें सप्लाई करती थी। और जहाँ तक इसका नेटवर्क का ताल्लुक है तो इसके सारे कारिंदे गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, एक जो इसके हैंडलर थे जो उसको सामान की तरसील करते थे, उसमें एक कोच का ड्राइवर है, एक मशहूर ज़माना कोच है, उसका ड्राइवर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसका ड्राइवर, उसका कंडक्टर, 2 ख़वातीन और आगे इस तरीके से मजीद इसके कुछ लोग जो है वो हिरासत में। लेकिन जो इसका मोबाइल है उससे जो डाटा हासिल किया गया उसमें बड़े हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किस किस्म के लोग जो है वो इसके जाल में फंसे हुए थे, या फिर वो खुद इसके आदी थे जो इससे ये मंशियात हासिल करते थे। उसमें जो 2500 के करीब नौजवान बच्चे बच्चियां जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनकी तादाद सामने आई है। 800 के करीब वो अफराद हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे में, किसी न कहीं उसके मुआशरे में उनका असर रसूख है, जो उससे बिल्कुल, और बड़ी बड़ी असामियों के साथ भी ये राब्ते में होगी, तभी इतने सालों से इतने मुनज़्ज़म अंदाज में वो अपना नेटवर्क चला रही है। मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी, अगर इस पर थोड़ी रोशनी आप डाल सकें कि अगर कोई इस तरह से इतने बड़े नेटवर्क चला रहा है, मनशियात फरोशी कर रहा है, उसके लिए सज़ाएँ क्या हैं हमारे कानून के मुताबिक, और इसको टेस्ट केस बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ड्रग डीलर्स मौजूद होंगे जो कि इस वक्त बड़े मुनज़्ज़म तरीके से नेटवर्क चला रहे होंगे, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे होंगे, तो क्या सजाएं रखी गई हैं और इसको टेस्ट केस बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी, सख्त से सख्त सजा होगी। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो भी सहूलतकार होंगे, जो भी सपोर्ट कर रहे होंगे, whoever will be, उनके खिलाफ भी जो है वो कानून हरकत में आएगा, और कोई इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे नौजवानों का मुस्तकबिल है, और हमें जाहिर है एज ए गवर्नमेंट वी आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। तो हम इस पे बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हम
पहला तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि इसकी जड़ तक हम जाएं और जहां से इसको सप्लाई थी और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे थे जो भी थे, और फिर प्लस जो इसका एक सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस ज़ाहिर है जो होगा, उस पे हमें जो है वो हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल इसको एक ब्रेक डाउन करें, और ताकि ये आगे कभी भी इस तरह के कोई भी और सक्सेस ज़्यादा इसलिए भी होगी कि आइंदा कोई भी इस तरह की इक़दाम करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यकीन दहानी पर अमल दरामद भी होगा, क्योंकि हम तक जो खबर पहुंची है इससे पहले भी कई बार पिंकी की गिरफ्तारी हुई। बहुत से इदारों ने गिरफ्तारी करने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया और इससे वो कोकेन बनवाते रहे और उसके बाद कई कई महीनों के बाद इसे छोड़ा जाता रहा है, और इसी वजह से इसका एतमाद इतना मजबूत हो चुका है कि ये सिस्टम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी तक कितनी बार इसकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? इसका आगाज़ मनशियात फरोशी से लेकर फिर इसकी प्रोडक्शन तक ये सिलसिला जो है कब से चल रहा है? कितने लोगों को इसकी जद में लाया जा चुका है? आसिम भट्टी। देखें, ये इससे कबल भी हिरासत में ली जाती रही है, और हिरासत में लेने के बाद इससे भारी भरकम रिश्वत और फिर वही असर रसूख इसमें इस्तेमाल होता था और ये फिर रिहा हो जाती थी। एक बार इसको बगैर तौर पे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो है वो इसकी जमानत हो गई। कराची में क्लिफ्टन, गिजली और सेसलाब में 10 मुकदमात में ये मतलूब थी, लेकिन इसका असर इतना था कि इसको उन मुकदमात में पुलिस हिरासत में नहीं लेती थी। एक मुकदमा जो 2020-21 में हुआ उसमें ये काम है, उसमें कत्ल के मुकदमे में भी नामजद हुई, मशहूर और मारूफ केस है तरक्षा का, लेकिन उसमें भी बआसानी ये बाहर आती गई। तो बदकिस्मती ये रही हमारे माशरे की या हमारे निज़ाम की कि ये इतने सब नेटवर्क चलाने के बावजूद जब इसके गिर्द घेरा तंग हुआ तो इसके जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने आगे इसको सपोर्ट किया, और यही वजह कि इतने वो दावे करती फिर रही है कि मैंने अंधेर डाला हुआ है कराची में और मेरा पूरा नेटवर्क है, जो रोक सकता है तो रोक ले। ये जो ऑडियो है ये हमारे निज़ाम पर तमाचा है, हमारे मुंह पर तमाचा है। आसिम, लेकिन इसके पास से करोड़ों मालियत की अभी मनशियात भी बरामद हुई है, उसके साथ ही असलहा भी बरामद हुआ है। इसके ऊपर दफात किस किस्म की लगाई जा रही हैं? कौन कौन सी दफात इसके ऊपर लगाई जा रही है जिनके तहत मुकदमा चलाया जाएगा? देखें, इसमें पहले भी जो मुकदमात हुए थे वो भी गैर कानूनी असले के थे, 13A, 13D और मंशियात के 69C के। अब भी जो है वो मंशियात और इसके गैर कानूनी असले की बरामदगी के मुकदमात हुए हैं। अगर इनमें प्रॉपर तरीके से एविडेंस पेश किया जाता है, सबूत शवाहिद अदालत में पेश किए जाते हैं, तो इस पर यकीनन अच्छी खासी सज़ा होती है। लेकिन अब जो तहकीकाती निज़ाम है उसमें इसका जो नेटवर्क है, जो इसका सिस्टम है, वो कितना असरअंदाज होता है उस पर बेस करता है कि ये भी मुख्तलिफ जो माजी में गिरफ्तार हुए, जो छोटे या बड़े जो मंशियात फरोश या फिर मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार हुए, वो भी उन्हीं की तरह जमानत हो गई, या ये अब जो है वो कैफिर किरदार तक पहुंचेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जैसे कि तर्जुमान बता रहे थे कि गुज़िश्ता 1-2 माह से जो है वो बहुत सख्ती की गई है, खासतौर पर मंशियात फरोशों के खिलाफ। अगर वो कामयाब रहती है तो फिर यकीनन इस पिंकी को जो है वो सज़ा हो सकती है। इंशाल्लाह हम भी ऊपर उम्मीद है कि इसको सज़ा हो। बिल्कुल, और ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद थे आसिम बलूच, तर्जुमान सिंध हुकूमत। और ये एक सवालिया निशान बहरहाल है, अरमगान केस के बाद ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई हैं और उसके बाद क्रैकडाउन हुआ और बताया जाता है कि काफ़ी अरसे से लाहौर में बैठकर इस सारे नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। और जो ऑडियो कॉल है वो आप सुन ही चुके होंगे, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुके हैं, जो कि पूरे सिस्टम की कारकर्दगी और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर यकीनी तौर पर बहुत से सवालात को जन्म देती है। बिल्कुल, अब इन तमाम इदारों को मुतहरक करना होगा ताकि इसको टेस्ट केस बनाया जा सके, और जो दीगर मनशियात फरोश हैं उन पर भी अब क्रैकडाउन करना होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ होंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिरीन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ईरान ने खबरदार कर दिया है कि अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से दोबारा उन पर हमला किया गया तो तेहरान यूरेनियम की 90% अफजूदगी जैसे सख्त इकदाम पर गौर कर सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं यकीन है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 100% रोक देगा। तो इस तरह की खुशफहमियाँ डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर पालते हैं? लेकिन बहरहाल ये जो दौरा है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। बिल्कुल, और गैर मुल्की मीडिया भी बता रहा है कि ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो कि ईरान को रकम हासिल करने नहीं दे रही है, रेवेन्यू जनरेट करने नहीं दे रही है। तो ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं है। अब वो चाइना के दौरे पर हैं और चाइना की डिमांड ये थी कि पहले आप ये मामला सुलझाएं और उसके बाद दौरे के लिए चीन आए। अब इसमें क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सेदू साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और आप इसे कर्नल साहब कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपनी खुशफहमियाँ या
गलत फहमियाँ, क्या कहें, इसको समझ में नहीं आता। कभी तो वो कहते हैं कि मुझे सुप्रीम लीडर बनाने की ख्वाहिश रखता है ईरान, और कभी सुप्रीम लीडर चुनने के लिए मुझे उस कमेटी का मेंबर बनाने की ख्वाहिश रखता है ईरान। और अब ईरान जो है वो ख़ुद कोशिश कर रहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, हम नहीं चाह रहे। इस तरह के बयानात बहुत सारे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और फिर ये गीदड़ बबकियाँ भी साथ साथ देते रहते हैं। अब की बार वो कहते हैं कि जी हमने अगर ईरान ने कोई अच्छा फ़ैसला ना किया तो फिर उसके बाद हम इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होने देंगे, या हम इसका इख्तिताम किसी और अंदाज में लिखेंगे। चाइना के दौरे से पहले इस तरह की गुफ्तगू, और जहाँ पर चाइना की डिमांड भी यही थी कि आपने ये मामला पहले सेटल डाउन करना है, उसके बाद आपने चाइना के दौरे पर आना है, और फिर चाइना के दौरे पर होने के बावजूद सदर के हवाले से कहना कि हमें इन जंग के अंदर उनकी ज़रूरत भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? जी देखिए, चाइना के दौरे पे जाने से पहले ये जो इस तरह की सारी स्टेटमेंट्स हैं जी, ये दोनों जो फरीक हैं वो मैक्सिमम एक दूसरे के ऊपर आप कह लीजिए कि वो जो लीवरेज और प्रेशर है नेगोशिएशंस का वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो एजेंडा नंबर 1 होगा बिटवीन प्रेसिडेंट जी और प्रेसिडेंट ट्रंप वो ईरान वॉर होगी, जो कि इसीलिए चाइना ये कह रहा था कि अगर आप, क्योंकि ये तो समिट पिछले साल से प्लान थी और उस वक्त ये ईरान वाला मामला नहीं हुआ था। उस वक्त जो एजेंडा थे वो कुछ और थे, जिसमें ताइवान था, जिसमें ट्रेड थी, टैरिफ था और रीजनल इश्यूज़ थे, लेकिन ये नहीं था। लेकिन अब ये है। अच्छा देखिए, अब मज़े की बात यह है कि जब से ये नेगोशिएशंस थोड़ा सा पॉज में गई हैं, और ये, लेकिन ये शुक्र की बात है कि सीज़ फायर जो है वो वायलेट नहीं हुआ, जंग खुदा न खास्ता दोबारा शुरू नहीं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबको पता है कि इसका क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की सफारतकारी को जाता है, हमारी लीडरशिप को जाता है। तो तब से हो ये रहा है कि जो नेगोशिएशंस है वो थ्रू मीडिया की जा रही हैं, आपस में बात नहीं की जा रही। जो भी सिग्नलिंग करनी हो, जो भी स्टेटमेंट देनी हो, वो थ्रेट, काउंटर थ्रेट, स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स वो थ्रू मीडिया दी जा रही हैं। अच्छा, अब ये जैसे आपने कहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप बेसिकली एक सुई जेनरस पर्सनैलिटी हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बल्कि विदाउट बॉक्स बात कर जाते हैं, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। सो इसलिए उनकी जो स्टेटमेंट, और जब भी वो नेगोशिएशंस की बात करते हैं साथ वो साइबर रेटलिंग भी करते हैं, उनका बीच में जो है वो थ्रेट भी होता है, जो कि वो थ्रेट दे रहे होते हैं। तो आई थिंक ये इसलिए जी ये लगता यही है कि अब जब ये चाइना में बात होगी तो जो इस ईरान और जो यूएसए का मामला है, आई थिंक इसका सलूशन वहाँ पे निकलेगा, जिसमें 2 इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का और दूसरा न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू के ऊपर ईरान बता चुका है कि वो जो उसके 7 रिएक्टर्स और उसका जो सारा पेरिफेरनीलिया है, उसमें वो इनरिचमेंट के एक लेवल तक करने को तैयार है, जो उसने पहले भी एग्री कर लिया था। अब वो जो उसके ऊपर आप कह लीजिए, जो कहा यह जाता है कि वो 60% तक इनरिच कर चुका है, जिसको ईरान डिनाई करता है। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है उनके फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कि जी अगर हमें इसी तरह कोहर्स किया गया तो हम 90% भी कर सकते हैं डेफिनेटली। ये भी हालिया बयान में उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया। लेकिन एक चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप की गले की हड्डी तो बन चुका है ईरान वाला मामला, और वो उसको जल्द से जल्द हल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वे आउट नहीं मिल रहा, या जिस तरह की वो विक्ट्री क्लेम करना चाह रहे हैं, दुनिया उस विक्ट्री को अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर सकी। तो इस चीज़ का खदशा कितना है कर्नल साहब के ताइवान जो कि वीक पॉइंट है चाइना के लिए, उसके ऊपर अमेरिका कुछ समझौता कर ले और वो अपना आशीर्वाद ताइवान से हटाते हुए उसे चाइना के हवाले कर दे, और फिर ईरान वाले मामले में वो इस बात को यकीनी बना दे कि चाइना किसी किस्म की मदद फराहम नहीं करेगा, जो अभी तक हमने देखा है। वैसे तो ईरान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत बना चुका है दिफाई तौर पे, लेकिन चाइना की मुआवनत से भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है इस जंग में ईरान की तरफ से। तो आपको लगता है कि इस तरह की कुछ सेटलमेंट की तवक्को है इस दौरे में? जी मेरे ख्याल में जी, जो अगर आप ये तो चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो चाइना ने बहुत क्लियर कर दिया हुआ है, जो 1 चाइना पॉलिसी है कि ताइवान पे तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन चाइना के जो आप कह लीजिए कि जो मायर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, वो कोई फ़िज़िकल सब्जुगेशन, हमला या ऐसी चीज़ें नहीं है, वो चाइना की पॉलिसी नहीं है। तो चाइना एक्चुअली जो नेचुरल मेल्ट डाउन है उस पर बिलीव करता है, और तो चाइना इसीलिए कहता है कि जब वो इर्द गिर्द उसके सारा चाइना है, ट्रेड और जो सारी डिपेंडेंस है वो चाइना पे हो गई है, तो वो टेरिटरी जो सोशली भी, जो एंथ्रोपोलॉजिकली भी चाइना से लिंक्ड है, वो इवेंचुअली मेल्ट डाउन कर जाएगी। जैसे हांगकांग का मामला वो आपने देखा, तो ताइवान भी चाइना समझता है कि ऐसी लिया जाएगा, कोई मिलिट्री इन्वेजन नहीं होगा। लेकिन ताइवान को ईरान के साथ चाइना इक्वेट नहीं करेगा जी, क्योंकि जो ये रीजन है, जो वेस्ट एशिया है, ये भी
इस वक्त जो आप कह लें कि अगर चाइना का फ़िज़िकल सर्वाइवल उसका वन चाइना पॉलिसी के ऊपर है, तो चाइना का जो फाइनेंशियल सर्वाइवल है वो उसकी BRI और उसकी जो उसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से CPEC भी है, जो कि वेस्ट एशिया और सारा सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये सेंचुरी जो है, आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, ये जियो इकनॉमिक्स की सेंचुरी है। इसीलिए ये जो जियो पोलिटिकल शिफ्ट्स आ रही हैं या जो ये एब्रेशन हो रही है, ये बेसिकली वही टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं जो कि इवेंचुअली जाके जियो इकनॉमिक्स पे सेटल होंगी। तो आई थिंक ये जो चाइना का ईरान के साथ से इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ कर लेना या जो भी उसका स्टैंस है ताइवान की वजह से, मेरे ख्याल में ये अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पॉयलर्स जो हैं वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। पाकिस्तान की बैकडोर तो कोशिशें जारी हैं ही, और फ्रंट फुट पे भी आकर जिस तरह से पाकिस्तान ने मीडिएशन का किरदार अदा किया उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि नूर खान एयर बेस पे C-130 समेत बहुत से त्यारे ईरान के इसलिए रखे गए कि उनकी फ़िज़ाया को शेल्टर फराहम किया जा सके, शील्ड फराहम की जा सके, उसका पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से बयान आ गया, उसे मुस्तरद किया गया है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी ये कहते हैं कि ईरान का बड़ा अच्छा या मस्बत चेहरा पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकी गवर्नमेंट को दिखाता है, तो आप जो असल हकीकत है, हक़ाइक़ है, वो दिखाने की कोशिश करें। तो इस तरह के जो सबूताज करने वाले एलिमेंट्स हैं, नेतन्याहू की तरफ से पाकिस्तान का बार बार तज़किरा किया जाना, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें डैमेज करेंगी उस मुज़ाकराती अमल को जो पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि आग को ठंडा किया जा सके, मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जा सके, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह कहा है कि मुझे मुकम्मल एतमाद है और भी तमाम फरीक़ैन पाकिस्तान पर एतबार कर रहे हैं, वो एक एतबार बरकरार रहेगा? देखिए जी, पाकिस्तान जो है, सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट है और जिसमें जो हमारी लीडरशिप है, जनरल आसिम, हमारे CDF और प्राइम मिनिस्टर, इनकी बहुत एफर्ट है और इन लोगों ने बहुत सिंसेरिटी के साथ और बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में किया। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पाकिस्तान को कोई लालच, कोई डिज़ाइन नहीं है और बिल्कुल अल्ट्रुइस्टिकली एक इंसानियत की बुनियाद पे, एक हमसायगी की बुनियाद पे रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पीस के लिए सारा कुछ किया। अच्छा, ये स्पॉयलर उस वक्त से बहुत एक्टिव हुए हैं और 2 स्पॉयलर हैं, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, इंडिया और इजराइल। सो ये कोई मौका जाने नहीं देते। अब ये वाली जो खबर है, ये तो मज़े का खेज़ है जी, जिसमें ये नूर खान एयरबेस के ऊपर ये एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। वो तो एडवांस टीम सबकी, देखिए सबकी एडवांस टीम आई। ईरान का जो डेलीगेशन था उसके अंदर 100 के करीब टेक्निकल लोग थे और प्लस सिक्योरिटी और इनेबलर का स्टाफ था। अमेरिका का जो डेलीगेशन था उसके अंदर इन ऑल 300 स्टाफ था और लीडरशिप जो थी वो अलग जहाज़ों पे आई। तो हर दोनों मुल्कों के कुछ जहाज़ वहाँ पे खड़े थे, अमेरिका के शायद इससे ज़्यादा जहाज़ खड़े थे और वो काफ़ी दिन खड़े रहे। अच्छा, ये लीडरशिप वापस चली गई लेकिन टीम्स को यहाँ छोड़ गए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से तो यही हो रहा था कि आज या कल अगला दौर कभी भी टीम आ सकती। सो टीम वाज हेयर, उनकी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे थी। ईरान ने अपने जहाज़ कहीं छुपाने हैं या बचाने हैं तो वो अपने फाइटर प्लेन्स बचाएगा। ये पैसेंजर प्लेन कौन बचाता है जी? पैसेंजर प्लेन तो पैसेंजर्स के लिए हैं, वो तो बेनाइन नॉन हॉट एक प्लेटफॉर्म है जो कि परफॉर्म नहीं कर सकता सवाए ट्रांसपोर्टेशन के। उसके पास, और ईरान की जो एयरफोर्स है वो 2nd जनरेशन एयरफोर्स है, F-15 उसके पास एयरक्राफ्ट्स हैं और आधे से ज़्यादा ग्राउंड खड़े हुए हैं क्योंकि उनको पिछले 30 साल 40 साल से स्पेयर्स ही नहीं मिले। सो ये तो एक टिल्ट दिया गया था। और अगर आप उस जो प्रोडक्शन हाउस है, ये जो पब्लिकेशन हाउस है, इसका बैकग्राउंड देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जी जूश लॉबी, इसका ओनर कौन है और उसके पीछे, ओनर के पीछे उस कंपनी को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खबर कहाँ से आ रही है। सो आई थिंक जी इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि जैसे आपने कहा, अमेरिका को और ईरान को पाकिस्तान पे पूरा ट्रस्ट है और पाकिस्तान ने वो अर्न किया है, किसी के कहने पे नहीं है। बिल्कुल, और अपनी सफारती कोशिशों से अर्न किया है। अच्छा, अगर कर्नल साहब थोड़ा सा हम आज दोबारा से चाइना के दौरे के ऊपर, तो एक तो बड़ा अहमियत का हामिल है ये दौरा और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि वक्त इस तरह का चल रहा है, दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि चाइना के दौरे के दौरान कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है और इसके अंदर चीनी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? तवक्कुआत आपको कितनी रोशन नज़र आती हैं? और अगर कोई किसी चीज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को एग्री किया जा सकता है तो वो कौन से शराइत हो सकते हैं, कौन से पिन पॉइंट हो सकते हैं जो कि जिनके ऊपर वो एग्री करने के लिए तैयार हो जाए? देखिए जी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो चाइना का बिहेवियर है, चाइना ये कहता है, आपको याद होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान और अमेरिका के एक 5 पॉइंट एजेंडा भी आया था, एक 5 पॉइंट्स का प्लान आया था जो जब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे तो वहाँ से वो हुआ था, जिसमें जो 4th और 5th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 4th पॉइंट था
कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है उसका स्टेटस कैसे डिक्लेयर किया जाए, उसकी एक डिटेल थी, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। और जो 5th पॉइंट था वो ये था कि दुनिया के सारे मामलात जो हैं वो अंडर UN आर्किटेक्चर, UN सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क के तहत होने चाहिए। किसी मुल्क के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जो इंटरनेशनल जो इक़दामात हैं वो अपने उसके ऊपर यूनिलैटरी करने लग जाए, बशमूल इजराइल। बशमूल इजराइल। तो ये चाइना का स्टैंस है। तो इसलिए अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट, ये जो 2 दिन की मुलाकात है, जो समिट है, इसके बाद आई थिंक मुझे लगता ये है, दिस इज़ माई ओन एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स परसेप्शन, कि इसके फ़ौरन बाद जो है वो ईरान और इस मामले के ऊपर कोई ना कोई ऐलान होगा और कोई पॉजिटिव ऐलान होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके ऊपर पिछले जो महीने से जो बैकडोर या थ्रू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेयर्स, बायलैटरल प्लेयर्स और मल्टीलैटरल प्लेयर्स, इस पे बहुत बात हो रही है। और डेफिनेटली वो पाकिस्तान तो इसको मीडिएट कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो इसको अप्रिशिएट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट उस बात को करने के लिए इन दोनों को आमने सामने बिठा दिया है, और अब बाकी प्लेयर्स भी उस चीज़ को लिवरेज करते हुए अब ईरान से भी बात हो रही है और अमेरिका से भी बात हो रही है। तो मुझे लगता ये है जी कि इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़ इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, और वो मस्बत ही होगा, खुदा ना खास्ता किसी बड़े हमले की सूरत में नहीं होगा इस दौरे के बाद। आप ऐसे ही कह रहे हैं सिंधु साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, और उसकी इंडिकेशन ये है कि अगर मुस्बत ना होता तो ये जो सीज़ फायर हुआ है खुदा ना खास्ता, ये इतनी देर चल नहीं सकता। अच्छा, लास्टली जाते जाते आपको लग रहा है कि अब जाते हुए तो उनका पड़ाव नहीं हुआ, वापसी पे पाकिस्तान उनका क़याम हो सकता है कुछ ही देर के लिए सही? देखिए ये डिपेंड करता है, मैं इस तरफ आना नहीं चाहता था जिस तरफ आप मुझे ले आए हैं। बेसिकली देखें, जब वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होगी और कुछ तय हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि उसकी जो मैनिफेस्टेशन है या उसकी वैलिडेशन वो पाकिस्तान में भी हो सकती है। ही माइट कम है। चलें, थैंक यू सो मच। रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम उम्मीद करते हैं दौरा कामयाब हो, और उस कामयाबी भी ईरान जंग के किसी फैसले पर है कि वो जंग का खात्मा किस अंदाज में करते हैं और उसमें चाइना किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर पाता है। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और अभी का हमारा जो सेगमेंट है ये स्पेशली नई माओं के लिए है। नई माओं में मोम सोमेनिया जो पैदा हो जाता है उसको किस तरह से, मतलब यानी कि जो नींद की कमी है उसको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि इंसान फितरी तौर पर इब्तदाई वालिदैन बनने के जो दौर है उसमें कम नींद बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक ऐसे ही चलता रहे तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप एग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है। तो कुछ अरसे तक तो पेरेंट्स ये बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनके आपके आसाब की भी एक लिमिट होती है ना, तो उसको अगर आप ओवरबर्डन करेंगे तो फिर कोलैप्स करने का खदशा बहरहाल मौजूद रहता है। और जदीद माशरती हालात ने इस मरहले को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल भी बना दिया है, जिसकी आप भी बात कर रही हैं। जदीद दौर के वालिदैन खुद को पहले की नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा थका हुआ और नींद से महरूम महसूस करते हैं। तहम इसकी वजह सिर्फ कम नींद नहीं है, बल्कि जो तर्ज़ ज़िंदगी है, समाजी दबाव है, ख़ानदानी निज़ाम है, इसमें आने वाली तब्दीलियाँ भी हैं। वैसे भी हमारी ग़िज़ाएँ भी उस तरह की नहीं रह चुकी हैं, और हमारा स्टेमिना जो है, हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो भी अब कम रह चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियाती साहिबा, आपको वेलकम कहेंगे सुमारा। ये मोमसोनिया जो टर्म है, ये क्या वाकई में हल है? उस आजमाइश से छुटकारा मुमकिन हो सकता है? जो ओवरबर्डन हमारी आजकल की माएँ हो चुकी हैं, काम बहुत है और जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चों को वक्त देते देते अपनी नींद कुर्बान कर देती हैं, तो किस तरह से बैलेंस हो पाएगा फिर? मोमसोनिया को यकीनी कैसे बनाया जाए? जी एग्जैक्टली, इसको हम कहते हैं मदर इंसोमिया या पोस्टपार्टम इंसोमिया। वो माएँ जो बच्चों की डिलीवरी के बाद जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको इस तरह के सिम्टम्स जो है उनको फेस करना पड़ता है। अब यहाँ बात करें अब नींद के जो मसाइल हैं, अब डेफिनेटली जो फर्स्ट कुछ डेज होते हैं, बेबी छोटा होता है, उसके जो है भूख उसको बहुत ज़्यादा लग रही होती है और उसका इंटरवल बहुत कम होता है, तो माँ को डेफिनेटली उसको ऑब्वियसली देखना होता है, और रात का पूरा जो टाइम सोने के लिए होता है उसको बार बार उठना, उसको फीड कराना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ये कि उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे जो टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन हार्मोन जो हैं, उनकी ज़्यादती की वजह से इनका ब्रेन जो है बहुत एक्टिव हो जाता है और नींद ओवरऑल भी कम हो जाती है। फिर स्ट्रेस होता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चल रहा होता है। उसके बाद भी जो है बच्चे की डिलीवरी के बाद
बहुत ज़्यादा माँ को ये होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगी, एक तरह से एंग्जाइटी भी होती है, वो एंग्जाइटी और बहुत सारे और फैक्टर्स मिल के जो हैं वो इंसोम्निया कॉज करते हैं। अब इंसोम्निया समटाइम कुछ मॉम्स होती हैं वो हमें बता रही होती है कि हमें नींद तो आ रही होती है, ये नहीं कि नींद बिल्कुल नहीं आ रही, बट क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उठना पड़ता है, बच्चे को देखना है, समटाइम ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, तो फिर नींद का टाइम नहीं मिल पाता, मतलब वो सोना तो चाहती हैं बट उस तरह होता नहीं, रेस्ट टाइम नहीं मिलता, तो रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जो आपने बात की कि इसका सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन मौजूद है। अभी ये कि आप जो है माँ का जो बर्डन है उसको शेयर कर सकते हैं, या जो न्यूली मदर है वो ये कर सकती हैं कि वो बच्चे के जब बच्चे के आराम का टाइम हो उस वक्त वो आराम कर सकती हैं। फिर पहले जो 40 डेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कंप्लीट रेस्ट बहुत ज़रूरी है। साथ जो है ना वो आपके कोई अच्छा सपोर्ट पर्सन होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, जो बच्चे को देख सके, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सके और आपको जितना हो सके वो आराम देने में आपकी बिल्कुल हेल्प सही। करे। अच्छा सुमेरा साहिबा, एक तो हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे अगर बात की जाए कि नई माँ की नींद पूरी नहीं हो रही या वो उस तरह से रेस्टलेस हो चुकी है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपकी, या बच्चे को संभाल लें या देख लें, तो वो ये कहते हैं, उनका बड़ा वाज़ेह सा जवाब होता है, वो कहते हैं कि हमारे जवानी में हमने भी अपने टाइम पे बच्चों को भी संभाला, घर के काम भी किए, और हमारे पास तो इतना स्टाफ भी नहीं था, मुलाजमीन भी नहीं हुआ करते थे, हम नींद भी पूरी कर लिया करते थे, पूरे कुंबे का ख्याल भी रखा करते थे, तो बच्चे के साथ जब बच्चा सोता था तो हम सो भी लेते थे। लेकिन आज की जो माँ है, आज की माँ जॉब भी करती है, आज की माँ अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, ससुराल को, बच्चों को सब कुछ देखती है, और फिर घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालती है, और फिर जो सोशल प्रेशर है, सोशलाइज भी उसे करना है, उसे बाहर आना जाना भी है, तो उसमें वो अपनी नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो बड़े हैं जो बात वो करते हैं वो सही है, वो तरीका का जो आप भी बता रही हैं कि जब बच्चा सो रहा है तो खुद भी सो जाए। जो माँ, जो जॉब करने वाली माँ है, जो वर्किंग वुमेन है, वो अपनी नींद इस तरह से कैसे पूरी कर सकती हैं। और दूसरा जो हमारा फूड पैटर्न भी है, हमारे खाने पीने के जो तौर तरीके बदल गए हैं, जो आपने 1.25 महीने की भी बात की कि 40 दिन के अंदर हमें नींद, रेस्ट और ये सब कुछ लेना चाहिए, उसके अंदर खुराक भी बड़ी मैटर करती है, जो कि आपको पुरसुकून करती है, काम करती है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, एनर्जी देती है, और आप फिर अच्छी नींद भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, एक जो बात आपने की ना कि हमारे जो बुजुर्ग है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये है कि हमारी मेमोरी जो होती है ना, ऑब्वियसली वो वैसी नहीं रहती, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि हो सकता है उस टाइम पे भी मदर तो सफ़र करती है। हम तो अपनी माँ से सुनते हैं कि फ़लाँ टाइम पे हम जो ये केयर होती है, और ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम था उस वक्त, जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो सपोर्ट भी करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप लोगों ने बात की डाइट की, तो डाइट भी डेफिनेटली इसका भी बहुत रोल है आज की डाइट में। और पुराने सालों की बात अगर करें तो वहाँ ऑर्गेनिक फूड था, मतलब देसी चीज़ें थी, ना हाइजीनिक थी, और इस तरह अभी आज खुराक तो उसकी क्वालिटी वो नहीं है। तीसरी चीज़ जो है सोशल प्रेशर है, या अभी माशी जो हालात हमारे चल रहे हैं, ज़ाहिर बर्डन है, एक पर्सन जो है वो पूरी फैमिली को लेकर नहीं चल सकता। अब जो मदर है उसको कुछ ना कुछ तो करना है, जॉब भी करनी है, वो स्ट्रेस पहले से चल रहा होता है, वो उसके साथ साथ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये है कि वो उसने जॉब को भी देखना, उसने घर को भी देखना, उसने बच्चे को भी देखना है, तो बर्डन बहुत ज़्यादा है एक फीमेल पे। दूसरा उसकी उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये एक चीज़ जो है ना कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो हमारे इन-लॉज़ हैं, जो भी बड़े हैं, चाहे मदर हैं, फादर हैं, जो भी, वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि हमारे वक्त में ये था, ये ना हमारी एक हैबिट बन चुकी हुई है। मैंने जहाँ तक देखा है, हर किसी को यही लगता है कि जहाँ हमारी वो अचीवमेंट थी, दूसरे को मोटिवेट करने का शायद उनका ये मेथड है, जो कि मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी को कहेंगे कि हमारे वक्त में हमने इतना कुछ संभाला, ये किया, वो किया, तब फैक्टर्स कुछ और थे, ठीक है, और उससे नेक्स्ट पर्सन कभी भी मोटिवेट नहीं होता, वो मजीद जो है खुद को डाउन फील करता है। उसको लग रहा होता है कि शायद मैं बच्चे की सही से टेक केयर नहीं कर पा रही। तो जस्ट फिजिकल जो प्रॉब्लम है उसके साथ, इश्यूज के साथ, इसके अलावा जो ओवर थिंकिंग जो इंड्यूस कर दी जाती है, जो हमारे जो कमेंट्स होते हैं, इधर उधर की जो बातें होती हैं, वो खुद आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल देती हैं। तो ना सिर्फ स्लीप के मसाइल आते हैं, साथ साथ आपके डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं। अच्छा सुमेरा साहब, बहुत ज्यादा आपके आते हैं, ख्याल में जैसे पोस्टमार्टम कितने घंटे डिप्रेशन है। की नींद कम से कम एक माँ के लिए ज़रूरी है, और अगर वो उतनी नींद नहीं करेगी तो फिर मसाइल होंगे साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी, उसके लिए और उसके बच्चे के लिए भी?
देखिए बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली नींद वो तो अपनी पूरी करते हैं। बच्चे के सेपरेट इश्यूज हैं, जैसे अगर कॉलिक बेबी है या और बहुत सारे प्रॉब्लम है तो उसके साथ डेफिनेटली मदर की नींद भी डिस्टर्ब होगी। जैसे बहुत सारे कॉलिक बेबीज होते हैं वो रात के टाइम रो रहे होते हैं, अगर मदर उसके साथ रात को देख रही है तो डेफिनेटली सुबह से सोने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा, अब जो बात आप करें कि कितने घंटे की नींद है, एटलीस्ट 8 आवर्स मिनिमम होने चाहिए। लेकिन मदर्स के लिए थोड़ा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी जरूरी है, मतलब उसने आराम करना है। ये नींद जो है वो बहुत जरूरी है, 8 से 9 घंटे और या ये 8 लगातार तो घंटे मुमकिन नहीं होगी, फिर पोषण ने कर लें इसे। बिल्कुल बिल्कुल ये भी कर ले, मतलब दिन में आपने अपने 8 घंटे पूरे करने हैं। उसमें जब आपका बेबी आपको लगता है सो रहा है, आप उसके साथ सो जाए। आपको अपनी रूटीन को अरेंज करना होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब 40 डेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अपने बच्चे के साथ जैसे वो चल रहा है उसके साथ, जैसे कहते हैं गो विद द फ्लो, और बच्चे के साथ आपने चलना है। जैसे उसका बिहेवियर है, जैसे उसके जो टाइमिंग्स है सोने की उठने की, आपने उसके साथ ही अपनी टाइमिंग्स को अरेंज करना है। तब ये होगा कि आगे 1 मंथ के बाद आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से भी बच सकते हैं, आप एंग्जाइटी से भी बच सकते हैं। इवन कि जब स्लीप पूरी नहीं होते 40 डेज, यही क्रूशियल होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लोग कोऑपरेट भी कर नहीं रहे होते, आपके फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपने 40 डेज तक अपनी स्लीप को मैनेज किया, अच्छे से आपका ये पीरियड गुजर गया, तो आप बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां और फिजिकल बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो स्लीप होती है, अगर स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आप बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों को दावत देते हैं। पहले एंग्जाइटी है, फिर डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, फिर उसके बाद आपका साइकोसिस भी है। मैंने बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स देखे हैं फीमेल जिनको साइकोसिस भी हो जाता है। सो ये अगर स्लीप पूरी ना हो तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आती है। उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे डायबिटिक आप हो सकते हो, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं, हम स्लीप को इग्नोर अच्छा, नहीं सुमेरा, कर इसके सकते। लिए हमें फिर ये बताइएगा कि पार्टनर की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम एक हेल्पिंग हैंड ढूंढें, या बजाय इसके कि हम इन लॉज पर तकिया करें कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, या अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स के ऊपर सपोर्ट के लिए हम उनकी तरफ देखें। आपके अपने लाइफ पार्टनर को आपके लिए कितना सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बनना दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी नेमत होती है। तो अगर सिर्फ खातून सफ़र कर रही है, 9 महीने प्रेगनेंसी में भी वो सफ़र करती रही, उसके बाद वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती रहे, नींद ना उसकी पूरी हो, दीगर मामलात, इमोशनल सपोर्ट उसे चाहिए होती है। तो अगर लाइफ पार्टनर के लिए आपका क्या मशवरा है? अगर वो सपोर्ट दे सकता हो तो कितनी अच्छी वो सपोर्ट रहती है, माँ अपनी नींद भी पूरी करेगी और एक हेल्थी फैमिली जो है वो उससे परवान चढ़ेगी। बिल्कुल, कितनी का तो सवाल ही वो नहीं होता, 100% सपोर्ट चाहिए होती है हस्बैंड की। अब यकीन कीजिए, अगर हस्बैंड की सपोर्ट है तो उनको, एक औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट है कि आप अंडरस्टैंड करें विद एम्पैथी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। दूसरी चीज़ कि जहाँ हेल्प हो, बच्चे को सपोर्ट करने की, हेल्प करने की, इवन के डायपर भी चेंज कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ बात वो होती है, बहुत सारे लोग अभी मैंने देखे हैं चेंज, उनका बिहेवियर चेंज है, बहुत सारे फादर जो है वो सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। लेकिन अभी भी ऐसी फैमिलीज है, ऐसे लोग हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि बच्चे को, फादर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे की, वो इस तरह कोई काम नहीं कर सकते, बस उनका काम है कि जॉब पे जाना है। और ये ऐसा नहीं है, मतलब ये एक मिथ है और ये एक सोशल टैबू है, इसको हमें हटाना होगा, हमें रियलिटी को फेस करना होगा। भी, और सुमेरा साहिबा के इसमें तरबियत भी है। हमारी माएँ अगर बेटों को ये सिखाती रहेंगी कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या बीवी के साथ किचन में खड़ा होना आपकी तौहीन है, बच्चे को साथ मिलकर संभालना आपकी तौहीन है, बीवी का हाथ बटाना आपकी तौहीन है, आपको ये नहीं करना चाहिए या आपके लिए ये काम नहीं बने, तो फिर वहाँ पर माँओं की तरबियत पर भी सवाल उठेंगे कि माँ की तरबियत ये है अगर, तो फिर वो बच्चे, वो बेटे बड़े होकर क्या करेंगे? हम खुद भी बीगा माएँ अगर अपने बच्चों को ये तरबियत देती रहेंगी तो। ठीक है, तरबियत तो एक टाइम तक थी ना, अभी तो एक फादर है जो, अभी जैसे आप शौहर की बात कर रही हैं, शौहर है तो उसको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उस वक्त की बात और थी, अगर माँ ने कोई बात कह दी, तरबियत कह दी कि तुम्हारी तौहीन है ये चीज़ें, तो खुद अंडरस्टैंड करें। बिकॉज जो चीज़ें एक माँ सफ़र करती है उसकी वजह से वो बच्चा भी सफ़र कर रहा होता है, हस्बैंड भी सफ़र कर रहा होता है, पूरा घर जो है वो सफ़र कर रहा होता है। अगर उसकी मेंटल हेल्थ और कंडीशन ठीक नहीं है तो जाहिर है आपको फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको, आपके ऊपर फाइनेंशियल इशू, वो बर्डन भी आएगा, फिर आपके बच्चों की वो प्रॉपर जो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो नहीं हो पाती। मतलब एक जो बहुत, जिस मदर के ऊपर स्ट्रेस है, जो
जो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गई है, वो कैसे एक बच्चे को नॉर्मल जो है ना उसकी अपब्रिंगिंग कर सकती है। अगर एक माँ इरिटेबल है तो वो कैसे एक बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सकती बिल्कुल सही है। कहा आपने। सो ये ओवरऑल आपको देखना है कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो हैं उसकी वजह से हस्बैंड अच्छा भी सफर सुमैरा साहब, करेंगे। लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल Yes. इसके असरात आपने जिस तरह बताया कि वो मौजूद रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट 40 डेज़ हैं बच्चे की पैदाइश के बाद, उसमें उस खातून का, उस माँ का अपने तमाम जो मामलात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, और ख़ास तौर पे नींद जिस पे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके नुकसानात कितने हैं और उसका सही पैटर्न में लाया जाना कितना ज़रूरी है, उसका फ़ायदा फिर कितना होगा माँ को भी और बच्चे को भी। देखिए, पहले तो बात ये है कि जो 40 डेज है उसमें डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, यहाँ पे हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए होती है, या आप किसी और पर्सन की भी सपोर्ट ले सकते हैं, वो ज़रूरी है। अगर 40 दिन तक उनकी नींद, उनके प्रॉब्लम या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं होते तो इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे यही हैं कि आप हर तरह की नफ्सियाती बीमारियों से बच जाते हैं, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जो आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिजिकल इश्यूज़ होते हैं, वो रिकवरी बहुत अच्छे से होती है। फिर आपका जो बच्चा है उसके पहले 40 दिन बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मदर के साथ बॉन्डिंग होती है वो इन्हीं डेज में डेवलप होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और बच्चा आपका हर बात, हर चीज़ फील कर रहा होता है, जो मदर फील कर रही होती है बच्चा फील कर रहा होता है। ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म में आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज करें, उनकी डाइट, उनकी स्लीप, उनकी हेल्प करें, और उनके कोई प्रॉब्लम हो सकता है सम टाइम विदाउट एनी रीज़न भी, जो फीमेल है उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे क्योंकि हार्मोनल चेंजिंग्स होते हैं, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि हो सकता है कि अगर ये रो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स होते हैं, बहुत सारी मदर जो होती है वो विदाउट एनी रीज़न रो रही होती हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सम टाइम गुस्सा कर रही होती है, तो आपने उससे भी थोड़ा दरगुजर करना है। बस ये टाइम आपने गुजारना बिल्कुल है। सही। अब और क्या ये होगा कि हमारी physical issues डॉक्टर्स को भी, जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, उनको भी मेरे ख्याल में, लाइफ पार्टनर को भी, बल्कि फैमिली को भी Exactly. उनकी काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि इस वक्त माँ किस किस फेजेस से गुजर रही है, किन किन मुश्किलात से गुजर रही है, उसकी मेंटल इस वक्त रिकवरी या उसकी हेल्थ रिकवरी कितनी ज़रूरी है और उसको सपोर्ट किस तरह से दी जा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ पुराने टोटके, पुराने पेरेंट्स जो हैं वो तरीक़ाकार से चलाना चाहते हैं, आज की माओं को भी, आज की कपल्स को भी, जो कि अब नामुमकिन हो चुका है। बहुत शुक्रिया सुमैरा भट्टी साहिबा, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एलेबोरेट किया है कि किस तरह से एक माँ को नींद पूरी करवाई जा सकती है, जो कि एक हेल्थी माँ जो है वही एक हेल्थी बच्चे को जन्म देती है और फिर उसकी परवरिश कर सकती है, एक खूबसूरत बच्चा, एक खूबसूरत फैमिली बना सकती है, तभी जब वो खुद सेहतमंद होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और एक अहम मामला जिसका हल अब यकीनी बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ज़मीनों जायदादों का 500 साल पुराना निज़ाम तब्दील किया गया है। क्या तब्दील लाई गई है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं ग्रीन सर्टिफिकेट इनिशिएटिव की। पंजाब में ज़मीनों जायदादों का 500 साल पुराना जो निज़ाम था वो तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से रजिस्ट्री फ़र्द की जगह ग्रीन सर्टिफिकेट अब नाफिज होगा और 30 जून से पंजाब में पटवारी कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, आप जो इब्तदाई फ़ीस है 900 रुपये रखी गई है। शहरियों को जाली रजिस्ट्री, ज़मीन पर कब्ज़े, फ्रॉड से निजात मिलेगी और पुराने जो क्योट सिस्टम था उसकी जगह अब जदीद पार्सल बेस्ड सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है। और इसका फ़ायदा बहुत होगा लोगों को। जो ज़मीन के महल वकू है, दुरुस्त तकसीम है, हदूद की बुनियाद पर रखा गया है और शेरशाह सूरी के दौर में जो शुरू होने वाला ये अराज़ी निज़ाम था उसको फाइनली मरियम नवाज साहिबा के दौर में अब बदल दिया गया है और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सिस्टम जारी किया गया है। लिखा भी जाएगा बिल्कुल सुनहरी हरूफ के अंदर। बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमीदुल्लाह खान साहब, माहिर टैक्स उमूर हैं। उनसे पहले तो इसकी अफादियत जानते हैं कि कितना इफेक्टिव होगा सर्टिफिकेट। एक तो ये कि प्रैक्टिकल कितना होगा और इससे क्या क्या फ़वाइद होंगे, कुछ की तो हमने भी निशानदेही की। खान साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू। देखने में माशाल्लाह इट साउंड्स वेरी गुड। और ज़ाहिर है 500 साल से एक सिस्टम चल रहा था। अगर देखा जाएगा जो सिस्टम 500 साल से चल रहा था, अगर हम उसको ठीक नहीं कर सके तो उसको रैप करके अगर हम नई चीज़ प्रेजेंट करेंगे तो उसके क्या नतायज आएंगे, ये सारा डिपेंड करता है प्रैक्टिकलिटी पे। आपको पता है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है, हम जो बंदा साइन कर सकता है उसको पढ़ा लिखा समझते हैं। तो ये सिस्टम है टोटल डिजिटल। अब इसमें फिर भी डिपेंडेंसी है कि आपने रिकॉर्ड सेंटर जो बने हुए हैं ना, पंजाब रेवेन्यू के जो सेंटर्स हैं, आपने वहाँ फिजिकली जाना है, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके, आपके पास अगर पुरानी कोई फर्द है, रजिस्ट्री है,
तो उसकी यानी अपनी प्रॉपर्टी के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आप वहाँ जाएंगे तो आप देखें कि जब आप किसी जगह, ये फिर वही फिजिकल इंटरेक्शन है, जब इंटरेक्शन होती है तो फिर करप्शन होती है, लोगों के साथ मसाइल शुरू होते हैं, फैसिलिटेशन। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमें एक कल्चरल चेंज की जरूरत है कि हम अपने लोगों को चेंज करें, उनके रवैये अच्छा, चेंज करें। इसके अंदर हमीदुल्लाह साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब पटवारी की भी छुट्टी कर दी गई है, इसमें पटवारी सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले तो फ़र्दें निकलवानी पड़ती थी, पटवारी अपनी मर्ज़ी के खाते बना देता था, जिसकी प्रॉपर्टी जिसकी मर्ज़ी चाहे खाते में डाल देता था, और इस तरह से हम देखते थे कि बहुत सारी बेवा ख़वातीन की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े, यतीमों के प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े। तो ये जो कब्ज़ा माफिया था, इससे उनको क्या कोई उन पर रोक लग पाएगी? अब जो प्रॉपर्टियाँ ऑलरेडी कब्जे हो चुके हैं, उनको किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि असल मालिकान तक पहुंच सके और उनके ग्रीन सर्टिफिकेट बने? अब इसमें देखे ना कि हम सारा ना पटवारियों पे डाल देते हैं। पटवारी को मौका कब मिलता है? जब अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे चूंकि इल्म नहीं है, हमें लिटरेसी नहीं है कि लैंड के रिकॉर्ड क्या क्या मेरे पास होना चाहिए, तो हम उसको पूरा ही नहीं करते। कई यहाँ पे लोग हैं कि जो इंतकाल ही नहीं कराते, उनके पास रजिस्ट्री हो जाती है, उनके इंतकाल पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रॉपर्टी के जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है। अब उसको ठीक है, कट ऑफ करने के लिए एक सर्टिफिकेट होगा, लेकिन इस एक सर्टिफिकेट तक पहुंचने के लिए अभी जो एक प्रिस्क्राइब टाइम है वो तकरीबन 30 से 45 डेज बन रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, उससे अलावा सबसे बड़ा इशू हमारा यहाँ इंटरनेट का है। अब इसके लिए एक फास्ट जो इंटरनेट की स्पीड है वो चाहिए होगी, ताकि लोगों की फैसिलिटेशन जो है ना आए और उनका काम हो सके, इंस्टेड ऑफ कि लंबी। अब आप नादरा में चले जाएं या जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है, तो वहाँ पे अगर देखें तो हजारों लोगों की लाइन्स लगी होती, कई लोग उसमें फौत हो जाते हैं, वो जो भगदड़ वगैरह बजती है एक दूसरे को धक्के। तो इन चीज़ों को या तो है कि हम ऑनलाइन घर से बैठे, दायरा तम इम्प्रेशन है, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन बैठूँ, यहाँ से अपना तम इम्प्रेशन करूँ, मेरी चला जाए ऑलरेडी, मैं अपना जैस कैश से या किसी से भी इसकी जो फीस है 950 रुपये उसको पे करूँ। और दूसरा जो इसके ऊपर सबसे बड़ा इशू है, हमारे यहाँ फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी अपने हमसायों के साथ नहीं बनती, और इसमें आपके हमसायों जो है ना वेरिफिकेशन डली हुई है कि वो आपको वेरीफाई करेंगे कि बाकी ये जो जगह है वो आपकी है। अगर वो आपका नहीं करते तो फिर उसका क्या होगा? और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं वहाँ चला गया, और जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, तो ये उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ओनर कौन है? अगर इन्होंने अच्छा, तो हमीदुल्लाह खान साहब, ये जो सोसाइटीज की फाइल सिस्टम था, ये फिर किस तरह से उसके अंदर आएगा, ग्रीन सर्टिफिकेट के अंदर आएगा? फाइलें पेपरलेस क्योंकि करने जा रहे हैं ना? नहीं, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी कारपोरेट जो सोसाइटी हाउसिंग, जो कारपोरेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो हो गई, DHA हो गया, बहरिया हो गया, इस तरह मल्टीपल और सोसाइटीज हैं जहाँ पे कोई रजिस्ट्री सिस्टम नहीं है। उनका सोसाइटी का अपना एक लेटर आपको ओनरशिप के लिए मिलता है, तो आइदर उनके लिए क्या यानी प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें कहीं पे इस पूरे सिस्टम में ये निशानदेही नहीं की हुई कि वो किस तरह होगा। और सबसे बड़ा इसमें वही आएगा कि जब आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लोगों पे डाल रहे हैं, तो आपकी फील्ड स्टाफ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी बैठा हुआ है, वो कह रहे जी ये नहीं हो रहा है, फिर वो जो सिस्टम ने उनको अलाउ किया हुआ है कि जी ये करे, तो वो वहाँ पे नहीं करेंगे कि जी ये पेचीदगी आ गई है, तो फिर उसमें वही सिस्टम, फिर पटवारी से ज्यादा लोग बाहर होंगे। तो बेहतर ये है कि हम अपने जो स्टाफ हैं उनके ऊपर क्या मॉनिटरिंग होगी, उनको कैसे हम चेक करेंगे कि वो जो अपना काम कर रहे हैं वो मेरिट पे कर रहे हैं और इस सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें काफी सारी चीजें हैं जल्दी में। इसी तरह जो पीछे FBR कायरा शुरू हुआ था ना, तो चेयरमैन साहब ने जाना था पिछले ने, उसने बगैर उसको चेक किए सिस्टम का जो है ना फीता काट दिया अपने नाम से। आज उसको कोई 2.5 साल होने वाले हैं और हम सारे जो कंसल्टेंट है, टैक्स पेयर है, उसको भुगत रहे हैं। इसी तरह ये ना हो कि ब्यूरोक्रेसी ने मरियम साहबा जो कि अच्छा काम कर रही हैं, उनसे फीता कटवा लें। अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन लूप होल्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमीदुल्लाह खान साहब, माहिर टैक्स अमूर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उन चीज़ों पे, उन तजावीज़ पे गौर तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें FBR भी शामिल है और बाकी सारे तमाम भी जो इसमें प्रोसेस या जो मराहिल इसमें आते हैं, उन सारों को हल किया जाए। अक्सर अल्टीमेट जो टारगेट है वो करप्शन का खात्मा है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है।
बिल्कुल जी, और इस पर काम होने की भी ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द किया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज़ होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और अभी आप बात करेंगे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपनी ही सरजमीन पर पहली बार टेस्ट हराकर तारीख रकम कर दी है और एक तवील फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ फतूहात की हैट्रिक भी मुकम्मल कर दी है। और जिस तरह से हमें सुबकी का सामना करना पड़ा है, एक बड़े मार्जिन से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मैच जीता है। जी हाँ, 104 रन से शिकस्त दी है पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेला गया। अगले मैच में क्या होने जा रहा है, सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे। फतूहात की हैट्रिक कर ली बांग्लादेश ने, तवक्कुआत भी यही थी, लेकिन क्या कम बैक हम कर पाएंगे या अगला नतीजा भी इसके साथ ही मिलता जुलता कोई होगा? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं फतूहात की जो हार है वो हमने मुकम्मल की है, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ लगभग कुछ 6 मैचेस खेला हुआ और हम 5 में शिकस्त हमें हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो इट्स अ शेम फॉर अस। मैं कहता हूँ कि जब आप बात करते हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की, आई नो कि थोड़ा सा एक गलती जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये सबसे बड़ी हुई कि हम लोगों ने पूरा 1 महीना पाकिस्तान सुपर लीग खेली, उसके बीच में कोई ऐसा गैप नहीं था, लड़कों को डायरेक्टली हमने टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाला, तो वो आपको टाइम भी लगता है कि उसको एडजस्ट होते हुए। लेकिन कप्तानी की अगर परफॉर्मेंस देखें, खास करके विद द बैट, विद द कैप्टनसी मटेरियल, फील्डिंग की बात अगर आप करें तो मुझे बड़ा अजीब लगा पहली इनिंग्स के अंदर कि आपने 15 ओवर बड़े ज़बरदस्त पहले करवाए। उसके बाद अपना जब मिडल ओवर्स की बात करते हैं, आप बात करते हैं एज अ टाइम पास्ड ऑन कि आपने फील्ड एकदम खुली रखी कि ताकि दूसरे बैट्समैन सिंगल्स वगैरह पे अपना निसार करके अपनी उन्होंने पार्टनरशिप से बिल्ड की, उन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर भी उतारा। बॉलिंग यूनिट की बात करें, आपने एक स्पिनर के साथ आप गए, वो भी एज सच करामत नहीं हुए। पेस बैटरी के अंदर आपके पास स्पीड स्टार है कोई नहीं। बैटिंग लाइनअप मिडिल ऑर्डर के अंदर आपकी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही। तो टेस्ट क्रिकेट तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भूल ही जाए जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि आप जब बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, तो एज सच कोई आपको प्लेयर नजर नहीं आता जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहे, क्योंकि एक तो फाइनेंसेस हैं कोई नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 4 डे क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की दुरानिये की बात करें, तो पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद जाके कुछ टेस्ट मैच सीरीज खेलनी होती है। इसके बाद आपने वन ऑफ दी टफेस्ट सीरीज खेलनी है इंग्लैंड के अंदर, जो कि शायद 5 टेस्ट मैच सीरीज हो। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त लग रही है टेस्ट चैंपियनशिप से, अल्लाह ना ही करे, इट्स क्वाइट अर्ली टू से, लेकिन आई फील कि हम शायद डिजर्व भी नहीं करते कि हम फाइनल तक पहुंचे। बिल्कुल सही। लेकिन अवैस भाई, बांग्लादेश टीम एक टाइम था कि बहुत कमज़ोर टीम थी, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, और आज बांग्लादेश टीम जहां पर खड़ी है, हमारे होम ग्राउंड पे हमें हरा कर जाती है, अपने भी ग्राउंड पर हमें, अपने ही घर में हमें हराती है, और हम इस कैपेसिटी में भी नहीं है कि कम से कम हम मैच लड़ सकें, हम खेल सकें। जीतना तो बड़ी दूर की बात है, जितने बड़े मार्जिन से हम हारे हैं, लगता ये था कि हमने प्लेट में रख कर उन्हें दे दिया है। बॉलर्स भी हमारे नहीं चल पाए। अगर हम देखें तो 268 हमने जो रन बनने दिए, उसमें हमारे बॉलर्स की भी कहीं ना कहीं गलती है। उसके बाद फिर हमारे बैटर भी ना चल पाना, तो क्या हम दोनों तरह से फ्लॉप हो गए हैं, बैटर्स भी बॉलर्स भी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई पाकिस्तान टेस्ट टीम की आप बात करें, आई गेस आप भी एग्री करेंगे कि हमारी इंस्टेबिलिटी क्यों रहती है। चाहे टेस्ट टीम की बात करें, T20 वनडे तीनों फॉर्मेट्स के अंदर रहती है। आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, आपको याद हो इससे पहले आप चले जाए, आपके पास हुरैरा मौजूद था लड़का, मैं प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। उसने डोमेस्टिक सीजन अच्छा लगाया, उसने एक मैच अच्छा खेला, शायद 1 या 2 मैचेस बुरे, आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया, नजर ही नहीं आ रहा वो लड़का किधर गया। सेम इट इज, आपके पास इमरान भट्ट एक लड़का होता था, आपने कहा जी स्लिप कॉर्डन एरिया बड़ा सेफ हो गया, बड़ा तगड़ा लड़का हमारे पास मौजूद है, वो भी ड्रॉप आपने टीम से कर दिया, वो उसका भी आज तक नहीं था पता किधर है। अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर लें, कामरान गुलाम की आप बात कर लें, जो मिडिल ऑर्डर के अंदर सबसे तगड़ा आपके पास बैट्समैन मौजूद था, आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। तो जो इंस्टेबिलिटी है ये फिर ऐसे रिजल्ट्स निकालती है। अब्दुल्ला की बात कर लें, आप अजान अवैस की बात करें, लड़के यंग हैं, इन्होंने अपने टेम्परामेंट में बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब आप सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं, आप साउथ की बात करें, साउथ आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी और ऐसा बैट्समैन दोनों में फ्लॉप रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसा अच्छी नहीं थी। शान मसूद ने विद द बैट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन शायद मैंने कहा ना T20 मोड ऑफ गेम अभी भी दिमाग में चल रही है, अब टेस्ट क्रिकेट में अभी तक आई नहीं है। आप बॉलर्स की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको टेरवे क्विक चाहिए, उनके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 145 147 को टच करते हैं। हमारी ये सूरत हाल अब हो चुकी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि हमारा फास्टेस्ट 136 137 था, स्लोअर वन जो हमारे फास्ट बॉलर ने कराया 92 या 93 किलोमीटर पर आवर था। तो जी इट्स अ बिग डिक्लाइन इन द पाकिस्तान बहुत, और ये डिक्लाइन का सिलसिला है, इससे हम कब निकल पाएंगे ये तो हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके लिए हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। पहला टेस्ट हाथ से निकल चुका, दूसरे के अंदर मार्जिन है कि हम कम बैक करें और हिसाब चुकता कर लें।
प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।